तो वेलकम टू जीके जीएस बुक पीडीएफ क्लासेस। आज हम अंकित अवस्थी सर का डेली मैगजीन पढ़ेंगे रियल न्यूज एनालिसिस में, जो यूपीएससी, स्टेट पीसीए, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस में आते हैं। पहला टॉपिक, पेन्नार नदी जल विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नार नदी के पानी बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद पर बातचीत करने वाली समिति की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। यह मामला न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और एसवीएन की पीठ के सामने आया था। पेन्नार नदी जल विवाद के मुख्य बिंदु क्या है? सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की पीठ ने निर्देश दिया कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जल विवाद पर हुई बातचीत विफल होने की जानकारी के बाद इस मामले को सुलझाने के लिए बनाई गई समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। जल शक्ति मंत्रालय की पहल। जल शक्ति मंत्रालय ने नदी बेसिन में जल की उपलब्धता का आकलन करने, राज्यों के बीच जल साझा करने के समझौते की समीक्षा करने और कर्नाटक, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों से बातचीत के लिए एक पैनल बनाया। तमिलनाडु की आपत्ति क्या है? तमिलनाडु ने कर्नाटक के कोलार जिले में मार्कंड नदी, जो दक्षिण पेन्नार की सहायक नदी है, पर 0.5 TMCFT जल संग्रहण परियोजना का विरोध किया। यह परियोजना लगभग 80% पूरी हो चुकी है और इसका उद्देश्य मालूर, बांगरपेट, कोलार और आसपास के 48 गांवों को जल आपूर्ति करना है। तमिलनाडु का आरोप है कि यह बांध प्राकृतिक जल प्रवाह को बाधित करेगा, जिससे पेन्नार नदी के निचले इलाकों में पानी की कमी होगी। अदालत में तमिलनाडु की अपील। तमिलनाडु ने नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन लेकर कर्नाटक को मार्कंड नदी पर बांध बनाने से रोकने का निर्देश देने की मांग की। जल विवाद समाधान के लिए ट्रिब्यूनल की मांग। तमिलनाडु ने केंद्र से जल विवाद को सुलझाने के लिए एक ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण गठित करने की मांग की। केंद्र ने पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह ट्रिब्यूनल गठित करने के लिए तैयार हैं। हालांकि कर्नाटक ने केंद्र से नई वार्ता समिति बनाने का अनुरोध किया। पेन्नार नदी जल विवाद के वर्तमान स्थिति। बातचीत का प्रयास 2023 के बाद। मई 2023 में कर्नाटक में नई सरकार बनाने के बाद कर्नाटक ने पहल करते हुए विवाद को बातचीत के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की। इसके बाद दोनों राज्य बातचीत के रास्ते पर आए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2024। जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 4 के तहत एक नई वार्ता समिति का गठन करे। इस समिति का उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच विवाद सुलझाने के लिए गंभीर प्रयास करना है। तमिलनाडु का सुप्रीम कोर्ट में मामला 2018। तमिलनाडु ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। तमिलनाडु का कहना था कि कर्नाटक द्वारा नदी पर चेक डैम, छोटे बांध और अन्य संरचनाओं का निर्माण राज्य के लोगों के लिए नुकसानदायक है। तमिलनाडु ने तर्क दिया कि अंतर्राज्यीय नदी का बहता पानी राष्ट्रीय संपत्ति है और किसी एक राज्य का इस पर अधिकार नहीं हो सकता। 1892 का समझौता। तमिलनाडु ने कहा कि 1992 का समझौता अभी भी वैध और बाध्यकारी है। उनके अनुसार एक नदी में केवल मुख्य धारा ही नहीं बल्कि उसकी सहायक नदियाँ और जलधाराएँ भी शामिल होती हैं, जो सीधे या परोक्ष रूप से नदी में जल का योगदान करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको, चीन पर टैरिफ लगाने की योजना बनाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 26 जनवरी को पद संभालने के बाद कनाडा, मैक्सिको, चीन से आयातित वस्तुओं पर भारी टैरिफ लगाने की योजना बनाई। उन्होंने यह कदम आव्रजन, इमिग्रेशन और मादक पदार्थों की तस्करी, ड्रग ट्रेड से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाने का प्रस्ताव दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको से आने वाली सभी वस्तुओं पर 25% टैरिफ और चीन से आयातित वस्तुओं पर 10% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया। टैरिफ क्या होता है?
टैरिफ का मतलब है आयातित, दूसरों देशों से लाई गई या निर्यातित, दूसरों देशों को भेजी गई वस्तुओं पर सरकार द्वारा लगाया गया कर। इसे आयात शुल्क या सीमा शुल्क कहा जाता है। टैरिफ के मुख्य उद्देश्य: देश की अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए टैरिफ लगाया जाता है। राजस्व जुटाना, सरकार इस कर से आय अर्जित करती है। विदेशी व्यापार को नियंत्रित करना, विदेशी वस्तु को महंगा बनाकर उनका आयात कम किया जाता है। ट्रम्प टैरिफ को बढ़ाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने कनाडा, मैक्सिको, चीन से आयातित वस्तुओं पर भारी टैरिफ लगाने की योजना बनाई है। इसके पीछे मुख्य कारण निम्नलिखित है: अवैध प्रवासी और ड्रग्स की समस्या। ट्रम्प का मानना है कि कनाडा और मैक्सिको अवैध प्रवासियों और ड्रग्स जैसे फेंटेनाइल को अमेरिका में भेजने की मदद कर रहे हैं। चीन से भी भारी मात्रा में फेंटेनाइल का अमेरिका में अवैध तरीके से आयात हो रहा है। ड्रग्स की वजह से मौतें: हर साल अमेरिका में लगभग 75,000 मौतें फेंटेनाइल ड्रग के कारण होती है। अप्रैल 2024 से अगस्त तक अमेरिकी कस्टम विभाग ने करीब 8900 किलो फेंटेनाइल जब्त किया है। पिछले प्रयासों का विफल होना: ट्रम्प ने पहले भी इन देशों को ड्रग्स पर नियंत्रण लगाने को कहा था, लेकिन इन देशों ने इस मुद्दे पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। भारत में उच्च आयात शुल्क के प्रभाव और सरकार की नीति। भारत ने 2014 के बाद लगभग 3200 बार आयात शुल्क में वृद्धि की है, जिससे औसत शुल्क 13% से बढ़कर 18% हो गया। भारत का आयात शुल्क अब चीन 7.5%, वियतनाम 9.6% और बांग्लादेश 14.1% से भी अधिक है। यह वृद्धि 1990 से 91 में 125% से घटाकर 13% तक लाने की नीति के विपरीत है। उच्च आयात शुल्क के प्रभाव: निर्माण लागत में वृद्धि। उच्च आयात शुल्क से निर्माण लागत बढ़ जाती है, जिससे भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा कमजोर होती है, विशेष रूप से उन देशों के मुकाबले जिनका शुल्क कम है। उपभोक्ताओं पर असर: उच्च शुल्क के कारण उत्पाद महंगे हो जाते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को उच्च कीमत और सीमित विकल्प मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में असर: चीन से आयातित घटकों पर निर्भर इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में लागत बढ़ जाती है, जैसे कि सर्किट बोर्ड और चार्जर पर उच्च शुल्क। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बदलाव: उच्च आयात शुल्क से वियतनाम, थाईलैंड और मैक्सिको जैसे देशों के मुकाबले भारत कम आकर्षक बनता है, क्योंकि इन देशों का शुल्क भारत से कम है। सरकार की नीति: भारत सरकार ने आयात शुल्क में पुनर्विचार शुरू किया है। उदाहरण के तौर पर मोबाइल फ़ोन घटकों पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 10% कर दिया है। इसके अलावा भारत ने यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौते किए हैं और यूके से बातचीत चल रही है। यह नीति वैश्विक व्यापार में संतुलन बनाने की दिशा में कदम है। ट्रम्प का प्रभाव: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने पहले कार्यकाल में भारत से आयातित स्टील और एल्युमिनियम पर उच्च शुल्क लगाया था, जिसके जवाब में भारत ने बादाम और सेब जैसे उत्पादों पर शुल्क लगाया। यदि ट्रम्प ने अपनी नीतियों को लागू करते हैं तो व्यापार विवादों पर खतरा बढ़ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक: भारत में कार्नियल ब्लाइंडनेस संकट। भारत में कार्नियल ब्लाइंडनेस संकट पर एक रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्नियल ब्लाइंडनेस के बढ़ते मामलों को उजागर किया है। इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और डोनर कार्निया की कमी जैसे प्रमुख कारणों पर चर्चा की गई है। मुख्य बिंदु: मामले क्या हैं? भारत में हर साल 20,000 से 25,000 नए मामले सामने आते हैं। यह देश में कुल अंधेपन के लगभग 7.5% मामलों का कारण है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रभाव अधिक है, जहां नेत्र देखभाल सेवाओं की कमी है। भारत में लगभग 1.2 मिलियन लोग कार्नियल अंधापन से प्रभावित हैं। मुख्य कारण और प्रभावित समूह: पहले संक्रमण जनित रोग जैसे केराटाइटिस प्रमुख कारण थे, लेकिन अब आंखों में चोट और जटिलताएं मुख्य कारण बन गए हैं। विटामिन ए की कमी, खराब स्वच्छता और देरी से चिकित्सा देखभाल इस समस्या को बढ़ाते हैं। इसका प्रभाव विशेष रूप से बच्चों और कार्यशील आयु वर्ग के लोगों पर अधिक है। स्वास्थ्य सेवाओं में अंतर: ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली नेत्र देखभाल सेवाओं तक पहुंच सीमित है। चिकित्सा सेवाओं और स्वास्थ्य कर्मियों के पास प्रशिक्षण और संसाधनों की कमी है। समय पर देखभाल न मिलने से लोगों को अपरिवर्तनीय कार्नियल क्षति होती है।
डोनर कार्निया की कमी। हर साल लगभग 1 लाख कार्नियल ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, लेकिन केवल 25,000 से 30,000 कार्निया ही दान किए जाते हैं। यह कमी कार्नियल ब्लाइंडनेस के इलाज में एक बड़ी बाधा है। नीति सुधार की दिशा। भारतीय नीति निर्माताओं ने अंगदान के लिए प्रेज्यूम्ड कंसेंट मॉडल लागू करने पर विचार किया है। इसका उद्देश्य डोनर कार्निया की उपलब्धता बढ़ाना और आवश्यक इलाज तक पहुंच में सुधार करना है। कार्नियल ब्लाइंडनेस क्या है? कार्नियल ब्लाइंडनेस तब होती है जब आँखों के कार्निया, आँख की पारदर्शी परत में किसी कारण से क्षति या रोग हो जाए। यह स्थिति व्यक्ति की दृष्टि को प्रभावित करती है और गंभीर मामलों में पूरी तरह अंधत्व का कारण बन सकती है। मुख्य कारण: चोट। आँखों में चोट लगने से कार्निया प्रभावित हो सकता है। संक्रमण जैसे बैक्टीरियल या फंगल संक्रमण, पोषण की कमी, विशेष रूप से विटामिन ए की कमी, अनुचित स्वच्छता, आँखों की सफाई में लापरवाही, इलाज में देरी, समय पर उचित चिकित्सक का न मिलना। कार्निया में खराबी के लक्षण: आँखों में तेज दर्द। कार्निया में किसी समस्या के कारण आँखों में तेज और असहनीय दर्द हो सकता है। आँखों में खुजली। आँखों में लगातार खुजली महसूस होना कार्निया में संक्रमण या चोट का संकेत हो सकता है। आँखों का लाल होना। कार्निया में समस्या होने पर आँखें लाल और सूजी हुई दिखाई देती हैं। आँखों से पानी आना। कार्निया के प्रभावित होने पर आँखों से अत्यधिक पानी बहने लगता है। कार्निया क्या है? कार्निया आँख की एक पारदर्शी परत होती है जो आँखों में आने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट कर उसे फोकस करने में मदद करती है। यह आँखों को बाहरी नुकसान पहुँचाने वाले तत्वों से बचाने का भी काम करता है। अगर कार्निया में कोई खराबी हो जाए और समय पर इलाज न कराया जाए तो यह अंधेपन का कारण बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट (ISD) और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन (ILO) द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 में भारत में रोजगार की स्थिति में सुधार की ओर इशारा किया गया है। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 रोजगार और बेरोजगारी के प्रमुख तथ्य। वैश्विक स्तर पर युवा बेरोजगारी में गिरावट। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक युवा बेरोजगारी दर 15.6% थी। 2023 तक यह दर घटकर 13.3% हो गई है, जो दुनिया भर में रोजगार के क्षेत्र में सुधार को दर्शाती है। भारत में युवा बेरोजगारी का स्तर। भारत में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2023-24 के लिए किए गए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार 15 से 29 वर्ष के युवाओं की बेरोजगारी दर 10.2% थी। यह दर वैश्विक औसत से कम है, जो भारत में रोजगार की स्थिति में सुधार का संकेत देता है। श्रमिक आबादी अनुपात में बढ़ोतरी। भारत में 2017-18 के दौरान युवा श्रमिक आबादी अनुपात वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 31.4% था। 2023-24 तक यह आंकड़ा बढ़कर 41.7% हो गया, जो रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि को दिखाता है। औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के बढ़ते अवसर। 2023-24 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO में 1.3 करोड़ नए सदस्य शामिल हुए। इसके अतिरिक्त सितंबर 2017 से अगस्त 2024 तक कुल 7.03 करोड़ नए सदस्य EPFO से जुड़े। यह भारत में औपचारिक क्षेत्र के रोजगार में तेजी से हो रही वृद्धि को दर्शाता है। भारत सरकार की रोजगार सृजन पहल। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना MGNREGS, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY, ग्रामीण आत्मनिर्भरता और प्रशिक्षण संस्थान RSCTIS, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DAYNULM, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, मानव विकास संस्थान ISD। एक परिचय। स्थापना और उद्देश्य। मानव विकास संस्थान ISD भारत का एक प्रमुख शोध संगठन है, जिसकी स्थापना 1998 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य श्रम, रोजगार और सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़े विषयों पर अध्ययन और शोध करना है। प्रमुख अनुसंधान क्षेत्र। ISD उन मुद्दों पर शोध करता है जो समाज और अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित करते हैं, जैसे अनौपचारिक श्रम,
संगठित क्षेत्र से बाहर काम करने वाले श्रमिकों की स्थिति, प्रवास, माइग्रेशन, काम और बेहतर जीवन की तलाश में लोगों के स्थानांतरण का अध्ययन, सामाजिक सुरक्षा, समाज के कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षा योजनाएं, मानव विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार के लिए नीतिगत सुझाव। प्रमुख रिपोर्ट, ISD को उसकी प्रतिष्ठित इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के लिए जाना जाता है। यह रिपोर्ट भारत में मानव विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत जानकारी और समाधान प्रस्तुत करती है। साझेदारी और सहयोग, संस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। ये सहयोग नीतिगत बदलाव लाने और गरीबी व असमानता को कम करने में सहायक होते हैं। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, ISD शोध और शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं और पेशेवरों को प्रशिक्षित करता है। यह संगठन और सरकारी एजेंसियों के लिए नीति निर्माण में सहायक विशेषज्ञता प्रदान करता है। सामाजिक न्याय और समानता पर ध्यान, संस्थान सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और हाशिए पर मौजूद सामुदायिक उत्थान के लिए नीतिगत सुझाव देने पर विशेष ध्यान देता है। वैश्विक दृष्टिकोण, ISD वैश्विक स्तर पर श्रम बाजार और सामाजिक विकास से जुड़े मुद्दों पर काम करता है। इसके शोध और सुझाव विकासशील देशों के लिए उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, फेंगल तूफान। हाल ही में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में उठा फेंगल तूफान चक्रवात में बदल गया और अगले 2 दिनों में तमिलनाडु तक पहुंचने की संभावना है। इस दौरान 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। संभावित चक्रवात फेंगल की जानकारी, नामकरण और उत्पत्ति। संभावित चक्रवात फेंगल का नाम सऊदी अरब द्वारा किया गया। यह बंगाल की खाड़ी से बना है। शुरुआत, यह प्रणाली 21 नवंबर को दक्षिण अंडमान सागर के पास चक्रवाती परिसंचरण के रूप में शुरू हुई। अनुमानित मार्ग, यह चक्रवात पश्चिम उत्तर पश्चिम की दिशा में तमिलनाडु और श्रीलंका की ओर बढ़ने की संभावना है और 26-27 नवंबर के आसपास तट से टकरा सकता है। इसके तट तक पहुंचने से पहले इसकी शक्ति कम होने की संभावना है। वर्षा का पूर्वानुमान, दक्षिणी तमिलनाडु में 25 से 27 नवंबर तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। केरल, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी वर्षा हो सकती है। पिछले प्रभाव, यह चक्रवात अक्टूबर 2024 में उड़ीसा को प्रभावित करने वाले चक्रवात दाना के बाद बन रहा है। तूफान का नाम फेंगल और इसका महत्व। नामकरण, सऊदी अरब द्वारा प्रस्तावित तूफान का नाम फेंगल रखा गया है। यह एक अरबी शब्द है जो सांस्कृतिक पहचान और भाषाई परंपरा का मिश्रण है। नामकरण पैनल, फेंगल नामक वर्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के नामकरण पैनल द्वारा स्वीकृत किया गया है। यह नाम क्षेत्रीय विविधता को दर्शाता है। चक्रवात क्या है? चक्रवात एक शक्तिशाली वायवीय प्रणाली है जो कम दबाव के केंद्र के चारों ओर घूमती है। यह उत्तर में वामावर्त और दक्षिण में दक्षिणावर्त घूमती है। इसका निर्माण समुद्र के गर्म जल से ऊर्जा लेकर होता है। चक्रवात कैसे बनते हैं? गर्म हवा का ऊपर उठना, महासागर की गर्म और हल्की हवा ऊपर उठती है जिससे नीचे कम दबाव क्षेत्र बनता है। हवा का बहाव, आसपास के उच्च दबाव से हवा इस क्षेत्र की ओर बहती है, गर्म होती है और चक्र बनाने लगती है। बादलों का निर्माण, गर्म हवा लगातार ऊपर उठती हैं, वाष्पित होती हैं और बादल बनाती हैं जिससे हवा का सिस्टम घूमने लगता है। चक्रवात की आँखें, जब हवा तेज़ी से घूमती है तो केंद्र में आँख बनती है जहाँ मौसम शांत रहता है। चक्रवात का बनना, जब हवा की गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इसे ट्रॉपिकल स्टॉर्म और 119 किलोमीटर घंटा से अधिक पर ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। चक्रवात का नामकरण, चक्रीय प्रक्रिया, चक्रवात का नाम पहले से तय सूची के अनुसार चक्रीय तरीके से रखा जाता है। क्षेत्रीय मौसम केंद्र, दुनिया में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र RSMC और 5 उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र TCWC नामकरण का कार्य करते हैं। IMD की भूमिका,
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) बंगाल की खाड़ी और अरब सागर सहित उत्तरी हिंद महासागर में चक्रवातों के लिए नामकरण और चेतावनी प्रदान करता है। सदस्य देश IMD WMO ESCAP पैनल के तहत 13 देशों को सेवा देता है। बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE और यमन। नामों की सूची कुल 169 नामों की सूची है, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश ने 13 नाम दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024। हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय ने बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024 BAS जारी की। इसे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर के अवसर पर जारी किया गया। यह दिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक की जयंती मनाने के लिए समर्पित है। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024 मुख्य बिंदु दुग्ध उत्पादन 2023-24 में कुल उत्पादन 239.30 मिलियन टन, जो 2022-23 की तुलना में 3.78% अधिक है। भारत का स्थान दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। प्रति व्यक्ति उपलब्धता 2022-23 में 459 ग्राम प्रतिदिन से बढ़कर 2023-24 में 471 ग्राम प्रतिदिन। अंडा उत्पादन 2023-24 में कुल उत्पादन 142.77 अरब अंडे 2022-23 की तुलना में 3.18% अधिक है। भारत का स्थान वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक। शीर्ष राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। मांस उत्पादन में 2023-24 में कुल उत्पादन 10.25 मिलियन टन, जो 22-23 की तुलना में 4.95% अधिक है। शीर्ष राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। ऊन उत्पादन 2023-24 में कुल उत्पादन 33.69 मिलियन किलोग्राम, पिछले वर्ष की तुलना में 0.22% की वृद्धि हुई है। शीर्ष राज्य राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात। पशुधन क्षेत्र की प्रगति वृद्धि दर 2014-15 से 2022-23 7.38% वार्षिक चक्रवृद्धि दर। कृषि सकल मूल्य वर्धित GVA में हिस्सेदारी 2014-15 में 24.32% से बढ़कर 22-23 में 30.38%। 21वां पशुधन गणना अभियान वर्तमान में चल रहा है, जो पशुधन से जुड़े नए आंकड़े उपलब्ध कराएगा। पशुपालन एक परिचय। पशुपालन का मतलब पशुओं को पालना और उसकी नस्ल सुधार करना है, जिससे उसकी गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाया जा सके। पशुपालन का महत्व। आर्थिक योगदान 2021-22 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के सकल मूल्य वर्धित GVA में पशुपालन का योगदान 30.19% रहा। जीविका का साधन लगभग 8 करोड़ किसान और भूमिहीन मजदूर इससे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। खाद्य सुरक्षा दूध, मांस, अंडे आदि का उत्पादन कर खाद्य सुरक्षा में मदद करता है। पशुपालन से जुड़े प्रमुख चुनौतियां बढ़ती बीमारियां, लंपी स्किन डिसीज, फुट एंड माउथ डिजीज जैसी बीमारियां पशुओं को प्रभावित कर रही है। कम उत्पादकता देसी नस्ल की उत्पादकता कम है, जिससे पशुपालन की आय सीमित हो जाती है। टीकाकरण की कमी पशुओं में पर्याप्त टीकाकरण नहीं होने से बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। पशुपालन में सुधार के लिए सरकारी कदम। राष्ट्रीय गोकुल मिशन RGM देसी गायों की उत्पादकता और नस्ल सुधार के लिए शुरू किया गया है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन NLM पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने, उनके स्वास्थ्य में सुधार और चारे की व्यवस्था पर ध्यान। डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा विकास कोष DIDF दूध प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के लिए आधारभूत संरचना को समर्थन। पशुपालन अवसंरचना विकास कोष AHIDF डेयरी और मांस प्रसंस्करण में निजी निवेश के लिए वित्तीय सहायता। पशुधन स्वास्थ्य रोग नियंत्रण LSDC बीमारियों की निगरानी, निदान और इलाज के लिए कार्यक्रम। पशु आधार पशुओं की बेहतर प्रबंधन और ट्रैकिंग के लिए एक अनोखी पहचान प्रणाली। नेक्स्ट टॉपिक
SAREX 24 भारतीय तटरक्षक अभ्यास। भारतीय तटरक्षक बल का 11वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास SAREX 24 28-29 नवंबर 2024 को कोच्चि केरल में आयोजित होगा। SAREX 24 के मुख्य बिंदु, आयोजन की जानकारी। राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास एवं कार्यशाला SAREX 24 का 11वां संस्करण 28-29 नवंबर 2024 को कोच्चि केरल में होगा। इसका आयोजन राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड के तहत होगा। 40 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक इस अभ्यास में भाग लेंगे। थीम है क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से खोज और बचाव क्षमताओं को बढ़ाना। यह भारतीय तटरक्षक बल ICG की आपातकालीन स्थिति में मदद के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पहले दिन के कार्यक्रम, कार्यशाला, सेमिनार और टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किए जाएंगे। इसमें सरकारी एजेंसियां, सशस्त्र बलों, मंत्रालयों और विदेशी प्रतिनिधियों को भागीदारी होगी। दूसरे दिन के कार्यक्रम, कोच्चि के तट पर 2 बड़े समुद्री आपातकालीन अभ्यास किए जाएंगे। पहला परिदृश्य, 500 यात्रियों वाले जहाज में आपात स्थिति का अभ्यास। दूसरे परिदृश्य, 200 यात्रियों वाले नागरिक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का अभ्यास। नए तकनीकों का प्रदर्शन, सैटेलाइट डिस्ट्रेस बीकन, ड्रोन से लाइफ बॉय फेंकने, एयर ट्रम्पेबल लाइफ राफ्ट और रिमोट कंट्रोल लाइफ बॉय का उपयोग। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय और संचालन क्षमता का परीक्षण। भारतीय तटरक्षक बल की भूमिका। ICG को भारतीय महासागर रिम एसोसिएशन IORA सदस्य देशों के साथ SAR सर्च एंड रेस्क्यू समन्वय के लिए कार्यान्वयन एजेंसी नामित किया गया है। ICG को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में SAR गतिविधियों के लिए नोडल एजेंसी भी घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री की सागर पहल। ICG का यह प्रयास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन दृष्टिकोण के अनुरूप भारत की वैश्विक जिम्मेदारी को मजबूत करता है। SAREX 24 भारत और विश्व के लिए महत्व। समुद्री सुरक्षा में सुधार। यह अभ्यास भारत को बेहतर खोज और बचाव रणनीतियाँ विकसित करने में मदद करेगा। समुद्री संचालन को सुरक्षित और प्रभावी बनाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा। SAREX 24 विभिन्न देशों को एक मंच पर लाएगा। समुद्री सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिज्ञा जैसे साझा मुद्दों का समाधान करने में सहयोग बढ़ाएगा। नई तकनीकों में परीक्षण। वास्तविक परिदृश्यों पर आधारित अभ्यास के माध्यम से आपदाओं और दुर्घटना से निपटने की नई तकनीकों को परखा और विकसित किया जाएगा। प्रौद्योगिकी नवाचार। समुद्री अभ्यास में नई तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। सैटेलाइट डिस्ट्रेस बेकन्स का उपयोग संचार के लिए होगा। ड्रोन आपातकाल में लाइफ बुओय तैनात करेंगे। रिमोट कंट्रोल लाइफ सेविंग उपकरण भी प्रदर्शित किए जाएंगे। इन नवाचारों का उद्देश्य बचाव अभियानों की दक्षता बढ़ाना है। सामरिक लक्ष्य, राष्ट्रीय भागीदारों के साथ समन्वय को बेहतर बनाना, पड़ोसी देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करना, आपात स्थितियों में प्रतिक्रिया समय को सुधारना। SAREX 24 का उद्देश्य भारत की समुद्री खोज और बचाव क्षमताओं को बढ़ाना है। नेक्स्ट टॉपिक, रियांग समुदाय। त्रिपुरा सरकार ने सभी भाषाओं को विकास और उनके संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। यह घोषणा तब की गई जब रिंग समुदाय, जो भारत के 75 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों PVTGS में से एक है, ने अपनी मौखिक भाषा कोबरू को मान्यता देने की मांग की। रिंग समुदाय, जिसे ब्रू भी कहा जाता है, रियांग समुदाय ने त्रिपुरा सरकार से होजागिरी दिवस पर अवकाश घोषित करने का अनुरोध किया है। होजागिरी दिवस या रिंग समुदाय के पारंपरिक होजागिरी नृत्य का उत्सव है। रिंग जनजाति परिचय, पहचान और जनसंख्या। रिंग जनजाति, जिसे स्थानीय रूप से ब्रू कहा जाता है, त्रिपुरा में दूसरे सबसे बड़ी जनजाति समूह है। पहले स्थान पर त्रिपुरी कबीला है। यह त्रिपुरा में एकमात्र विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के रूप में मान्यता प्राप्त है। त्रिपुरा के अलावा रिंग समुदाय के लोग मिजोरम और असम के कुछ हिस्सों में भी पाए जाते हैं।
भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी कुल जनसंख्या लगभग 1,88,080 है। ऐतिहासिक उत्पत्ति। ऐसा माना जाता है कि रिंग जनजाति ने वर्तमान म्यांमार के शान राज्य से चिटगांव हिल ट्रैक्ट्स होते हुए दक्षिण त्रिपुरा में कई चरणों में प्रवास किया। रिंग समुदाय का एक अन्य समूह 18वीं शताब्दी के दौरान असम और मिजोरम के रास्ते त्रिपुरा पहुंचा। आर्थिक गतिविधियां। रिंग जनजाति परंपरागत रूप से हुक या झूम खेती स्थानांतरित कृषि करती थी। समय के साथ उन्होंने आधुनिक कृषि पद्धतियां अपनाई हैं। धार्मिक मान्यताएं। त्रिपुरा में अधिकांश रिंग समुदाय के लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। सांस्कृतिक महत्व। रिंग समुदाय का हेजागिरी लोक नृत्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है, जो उनकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। नेक्स्ट टॉपिक, सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन (SHKT) तकनीक। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA ने सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन (SHKT) तकनीक को हाइड्रो श्रेणी के तहत मान्यता दी है। यह तकनीक शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने और बिजली क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए नवाचारों को बढ़ावा देती है। मुख्य बिंदु। तकनीक की विशेषता। SHKT प्रवाहित पानी की गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है। इसके लिए किसी बांध, बैराज या संरचना की आवश्यकता नहीं होती। पारंपरिक जल विद्युत इकाइयों के विपरीत इसे शून्य हेड या 0 हेड वाले क्षेत्रों में लगाया जा सकता है। लाभ। यह तकनीक लागत प्रभावी है, जिसमें बिजली उत्पादन का खर्च 2 से 3 प्रति यूनिट है। 2 से 3 रुपये प्रति यूनिट है। इसे स्थापित करना आसान और सस्ती प्रक्रिया है। यह क्षेत्रों में भी उपयोगी है जहां ग्रिड की पहुंच सीमित है। सतत ऊर्जा का स्रोत। यह तकनीक भारत के व्यापक जल अवसंरचना जैसे नहरों और हाइड्रो पावर टेलरेस चैनलों का उपयोग कर बड़ी मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम है। यह बिजली क्षेत्र को सतत ऊर्जा उत्पादन में मदद कर सकती है। महत्व। SHKT तकनीक 24/7 नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायक होगी। यह ऊर्जा उत्पादक और खरीदारों दोनों के लिए लाभदायक समाधान प्रदान करती है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है जो बिजली मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी स्थापना विद्युत अधिनियम 2003 के तहत की गई है। मुख्य कार्य। नीति निर्माण। बिजली क्षेत्र से संबंधित नीतियों और योजनाओं का मसौदा तैयार करना। तकनीकी सलाह। बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए तकनीक सलाह देना। डेटा प्रबंधन। विद्युत क्षेत्र से जुड़ा डेटा एकत्र करना, उससे विश्लेषण करना और प्रकाशित करना। प्रणाली का निगरानी। बिजली ग्रिड की विश्वसनीयता और स्थिरता सुनिश्चित करना। विद्युत परियोजनाओं का निरीक्षण, नई परियोजनाओं की स्वीकृति और उनके कार्यान्वयन की निगरानी। नेक्स्ट टॉपिक, शुक्र मिशन शुक्रयान। अंतरिक्ष विभाग द्वारा लॉन्च किया गया मिशन शुक्रयान शुक्र ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करेगा। साथ ही इसका सूर्य के साथ होने वाला संपर्क भी जांच करेगा। वीनस ऑर्बिटल मिशन VOM। परिचय। भारत का पहला वीनस मिशन शुक्रयान फर्स्ट शुक्र ग्रह के वायुमंडल, सतह और भूगर्भीय विशेषताओं का अध्ययन करेगा। इसमें उन्नत वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा। लक्ष्य। वीनस की सतह पर होने वाली प्रक्रियाओं और उपसतह संरचना का अध्ययन करना। वीनस की संरचना, संगठन और गतिशीलता का अध्ययन करना। सूर्य की हवाओं और वीनस के आयनमंडल के बीच का संपर्क अन्वेषण करना। मिशन की मुख्य विशेषताएं। समरेखा। भारत का वीनस मिशन, जिसे पहले 2023 में लॉन्च किया जाना था, अब मार्च 2028 में लॉन्च किया जाएगा। पृथ्वी और वीनस हर 19 महीने में निकटतम आते हैं, इसलिए यह समय रेखा महत्वपूर्ण है। पेलोड। मिशन में लगभग 100 किलोग्राम वैज्ञानिक पेलोड होंगे। ये पेलोड वीनस के वायुमंडल की तापीय अवस्था, संरचना और विविधताओं का अध्ययन करेंगे। ग्रह के आयनमंडल में प्रवेश करने वाली उच्च ऊर्जा कणों का विश्लेषण करेंगे। प्रक्षेपण प्रक्रिया।
सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में गति प्राप्त करेगा और वीनस की कक्षा में लगभग 140 दिनों में पहुंच जाएगा। मिशन के पेलोड्स 16 भारतीय पेलोड्स। इन पेलोड्स का उद्देश्य वीनस के वायुमंडल और सतह के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना। 2 भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी पेलोड्स विश्वास और रावी। ये पेलोड्स भारत और अन्य देशों के बीच सहयोग के तहत विकसित किए गए हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय पेलोड वायरल। यह पेलोड अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय के साथ मिलकर वीनस के अध्ययन में मदद करेगा। मिशन का महत्व। वैज्ञानिक अन्वेषण सूर्यमंडल के विकास और ग्रहों के वायुमंडल के गतिशीलता को समझाने में मदद करेगा। जलवायु परिवर्तन को समझना। वीनस का वायुमंडल मुख्य रूप से CO2 से बना है, इसलिए इसकी संरचना का अध्ययन ग्रीन हाउस प्रभाव और पर्यावरणीय समस्याओं को समझाने में सहायक होगा। अन्य महत्व। वायुमंडलीय संरचना, पृथ्वी के विकास आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना। मिशन के लिए चुनौतियाँ, चरम स्थितियाँ, अत्यधिक तापमान और दबाव जो अंतरिक्ष यान के घटकों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। क्षारीय वायुमंडल, वीनस की सतह पर मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड के बादल जो स्टील और टाइटेनियम जैसे सामग्रियों को जंग लगा सकते हैं। अन्य चुनौतियाँ, कठिन भौतिक परिस्थितियाँ, सौर पैनलों के लिए पर्याप्त सूर्य की रोशनी का अभाव, तकनीक समस्याएं आदि। वीनस पर अन्य देशों द्वारा लॉन्च किए गए मिशन। अतीत में किए गए मिशन। संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ USSR, जापान, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने वीनस पर कई मिशन भेजे हैं। हाल ही में घोषित मिशन। नासा डाविंकी 2029 में और वेरिटस 2031 में मिशन। ESA इनविजन मिशन 2030 के दशक की शुरुआत में योजना। रूस वेनेरा D मिशन विकसित हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इसका PDF आपको अंकित सर की पाठशाला.com में मिल जाएगा।